कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। एसएसएलसी की परीक्षा जिले भर के केंद्रों में सुगम रूप से आयोजित। मार्च 29 को आयोजित भाषण कार्यक्रम में सभी अधिकारी भाग लें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राज्य भर में 10वीं एसएसएलसी की परीक्षा शुरू हो गई है। बीदर जिले में भी एसएसएलसी की परीक्षा नियमानुसार की जा रही है। सभी केंद्रों में सख्ती से परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा कोविड से शुरू करने से स्कूल व कॉलेज में परीक्षा का दौर चल रहा है। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षा सुगम रूप से चल रही है। कैमरामैन पपुराज का खबर। जिला प्रशासन जिला मुख्य समिति बीदर की ओर से 29 मार्च को बीदर शहर में मतदाता जागरूकता पर एक वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को भाग लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे बुधवार को लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में मतदान जागरूकता को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 29 तारीख शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे परिचाही गार्डन से जिला नेहरू स्टेडियम तक एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने विभागीय बैनर के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले और कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला करेगी, जिससे नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा फिर से सामने आ गया है। पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब रही और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। उस समय कुछ रिपोर्ट थी कि घूर्णन मुख्यमंत्री फॉर्मूले के आधार पर एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार शिवकुमार 2.5 साल बाद सीएम बनेंगे, लेकिन पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यहां एक मंदिर में दर्शन के दौरान एक पुजारी ने प्रार्थना की कि भगवान की कृपा शिवकुमार पर बनी रहे और वह मुख्यमंत्री बन जाए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के भीतर पनप रहे असंतोष के बीच पार्टी के अनुभवी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सभी मुद्दों को हल करने के प्रयास जारी है और कोई जटिलता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वहां के मुद्दों को सुलझाने के लिए आज और 27 मार्च को दावणगेरे और बेलगावी का दौरा करेंगे। येदियुरप्पा, जो के सदस्य भी है, मैं आज दावणगेरे और कल बेलगावी जा रहा हूं। हम वहां अपने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे और मुद्दों को सुलझाएंगे। एक तरह से राज्य भर में कोई जटिलता नहीं है, बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा।
चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा द्वारा दायर एक शिकायत पर तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कथित तौर पर मुफ्त चीजों के वितरण की योजना बना रहे थे और राज्य चुनाव मशीनरी ऐसा करने में विफल रही। चुनाव आयोग का पत्र पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा के चुनाव आयोग से की गई शिकायत के आधार पर 21 मार्च को भेजा गया था। जेडीएस नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य चुनाव मशीनरी बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट में भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि एक गोदाम से मुफ्त चीजें हटा दी गई क्योंकि फील्ड मशीनरी उचित कार्रवाई करने में विफल रही। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कोलार में भारी अराजकता फैल गई क्योंकि 3 कांग्रेस विधायकों और 2 कांग्रेस एमएलसी ने अपना इस्तीफा सौंपने का फैसला किया क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने कथित तौर पर अनुभवी कांग्रेस नेता केएच मुनियप्पा के दूसरे दामाद चिक्क पेद्दन्ना को टिकट जारी करने का फैसला किया था। कोलार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित से चुनाव लड़ने के लिए नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए बेंगलुरु से मंगलुरु तक के टिकट भी बुक किए। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोलार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि 2 टीमों का गठन किया गया है। एक का नेतृत्व अनुभवी कांग्रेस नेता केएच मुनियप्पा और दूसरे का नेतृत्व पूर्व स्पीकर KR रमेश कुमार कर रहे हैं, जिसमें विधायक कोत्तूरू मंजुनाथ, कोलार केवाई नंजेगौड़ा, मालूरू शामिल है। एस नारायण स्वामी बंगारपेट और एमएलसी नजीर अहमद। गौरतलब है कि पिछले संसदीय चुनाव में जिस टीम की पहचान गठबंधन के रूप में की गई थी उसने सीधे तौर पर केएच मुनियप्पा के खिलाफ काम किया था और मौजूदा सांसद एस मुनिस्वामी का समर्थन किया था। तब पहली बार केएच मुनियप्पा ने अपने राजनीतिक करियर में हार का स्वाद चखा था। विजयपुरा एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा सांसद रमेश जिगजिनागी के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए, जिन्होंने हर बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, कई लोग मजाक में कहते हैं कि जिगाजिनागी की किस्मत भगवान ने नहीं बल्कि खुद जिगजिनागी ने लिखी है। जिगजिनागी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक है जो कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं करने के कारण कड़ी आलोचना का सामना करने के बावजूद जीतते रहे हैं। बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसदीय चुनाव जीतने की हैट्रिक हासिल करने के बाद उन्होंने 2009 में पहली बार विजयपुरा से चुनाव लड़ा, जब सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत रामकृष्ण हेगड़े के कट्टर अनुयायी वह नेता द्वारा बनाई गई पार्टियों का हिस्सा थे। उनके निधन के बाद जिगाजिनागी बीजेपी में शामिल हो गए। विजयपुरा में उन्होंने पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश राठौड़ के खिलाफ भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। जिले में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति के बावजूद उन्होंने 42,404 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2014 में किस्मत फिर से उनके पक्ष में आ गई और उन्होंने राठौड़ को फिर से हराकर मोदी लहर पर जीत हासिल की। जिन्हें कांग्रेस ने दूसरी बार टिकट दिया था, तब उन्होंने 59,819 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वह मोदी मंत्रालय में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री बने। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता चौहान को हराकर जीता था। यह हैट्रिक थी और उन्होंने 2,58,038 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। 12 साल के अंतराल के बाद शिवमोगा जिला फिर से विद्रोही राजनीति का गवाह बन रहा है, जहां पिछड़े वर्ग के शीर्ष नेताओं में से एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा अपने बेटे को भाजपा का टिकट नहीं दिए जाने के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई पारिवारिक राजनीति के खिलाफ है। जिस दिन से उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की, ईश्वरप्पा ने कई बार दोहराया है
कि वह किसी भी कीमत पर अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे। कुछ स्थानों पर अपने प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि वह पारिवारिक राजनीति के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सत्ता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के परिवार के पास केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के कंतेश को हावेरी संसदीय क्षेत्र की सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम समय में इसे अस्वीकार कर दिया गया। येदियुरप्पा के परिवार के पास इतनी सारी शक्ति कैसे केंद्रित है? येदियुरप्पा भाजपा संसदीय बोर्ड समिति के सदस्य हैं, बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र मौजूदा सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र विधायक और राज्य भाजपा अध्यक्ष हैं। राज्य में पारिवारिक राजनीति को साफ करने की जरूरत है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की 24 वर्षीय महिला वी रंजिता की कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली गई, जो उसके पति ने पिछले आईपीएल सीजन के दौरान सट्टेबाजी के कारण लिया था। उसके परिवार ने दावा किया कि वह साहूकारों द्वारा लगातार उत्पीड़न सहन नहीं कर सकती थी। रंजिता की शादी लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता दर्शन बालू से हुई थी। पुलिस के मुताबिक वह 18 मार्च की शाम करीब 6:30 पर मृत पाई गई। पुलिस को घर से 100 नोट बरामद हुआ है। रंजिता के पिता वेंकटेश शिव ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि दर्शन आईपीएल सट्टेबाजी की लत के चपेटे में आ गया था, जिससे 2021 से काफी वित्तीय नुकसान हुआ। दर्शन ने कथित तौर पर अपनी जुए की आदतों को पूरा करने के लिए कई व्यक्तियों से अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण लिया, जबकि रंजिता के परिवार का आरोप है कि दर्शन को अन्य लोगों ने सट्टेबाजी के लिए मजबूर किया था। पुलिस का कहना है कि वह एक मजबूर जुआरी था और उसकी पत्नी को इसके बारे में पता था। उनका मानना है कि दर्शन की लत के कारण कर्ज का बोझ बढ़ गया, जिससे उसे पहले से मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दंपति के परिवारों ने ऋणदाताओं से बातचीत करने और कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई। वेंकटेश ने शिकायत में कहा, शुरुआत में वे सहमत हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने दर्शन और रंजिता को फोन करना शुरू कर दिया और बकाया राशि को लेकर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी। वेंकटेश ने शिकायत में साहूकारों और सट्टेबाजों सहित 13 लोगों का नाम लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने साहूकार 3 व्यक्तियों शिवू, गिरीश और वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। सट्टेबाज होने के संदेह में महंतेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी की परीक्षा जिले भर के केंद्रों में सुगम रूप से आयोजित। मार्च 29 को आयोजित भाषण कार्यक्रम में सभी अधिकारी भाग लें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।